हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में, जो है दूसरा पार्ट फार्माकोकाइनेटिक्स का। पहला पार्ट था एब्जॉर्प्शन, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन से आपको पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। ड्रग जो हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि अगर ये ड्रग आपने ओरल रूट से लिया है तो ये ड्रग पहले क्रॉस करेगा इस बैरियर को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के बैरियर को, फिर ये क्रॉस करेगा ब्लड वेसल के बैरियर को, और फिर ये ड्रग मूव ऑन होगा ब्लड वेसल में। तो इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझिए कि लीवर ये एक आपका पेरिफेरल ऑर्गन है। तो इस पेरिफेरल ऑर्गन में जाने के लिए ड्रग को क्रॉस करना पड़ेगा पहले ब्लड वेसल की बैरियर को, उसके बाद इस लीवर के बैरियर को, और फिर ये मूव ऑन हो जाएगा लीवर को। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ लीवर में ही नहीं होता, ये हर पेरिफेरल ऑर्गन, जैसे कि आपके ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, मसल्स, फैट सेल्स, फैट टिश्यूज़, तो किसी भी पेरिफेरल ऑर्गन में अगर ये ड्रग मूव ऑन होता है तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। Now, drug distribution is the process by which drug reversibly leaves the bloodstream and enters the interstitium, that is extracellular fluid, and then the cells of the tissues. ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ये जो ड्रग है ब्लड स्ट्रीम से लीवर में चले गया, लीवर से ये फिर से ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है। तो ये रिवर्सिबली ब्लड स्ट्रीम को लीव करता है। तो ब्लड स्ट्रीम को लीव करने के बाद पहले ये जाएगा इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और फिर ये एंटर करेगा सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ में, जैसे कि यहाँ पर इसने एंटर किया है लीवर में। ठीक है। तो ब्लड को छोड़ के पहले वो इंटरस्टिशियम में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा किसी भी पेरिफेरल ऑर्गन की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, जो आईवी रूट के थ्रू अगर कोई ड्रग हम लोग लेते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसका एब्जॉर्प्शन रहता है 100%। तो ये जो ड्रग है जो हम लोग इंट्रावेनस रूट से लेते हैं, ये डायरेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही चली जाती है। इसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी मिनिमम या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो कोई भी ड्रग अगर आप इंट्रावेनस रूट के थ्रू लेते हैं तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ इसका प्रोसेसिंग हो जाता है। Next, the extent and pattern of distribution of a drug mainly depends upon its lipid solubility. Yes, अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक है तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही फास्ट हो जाती है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वही जो एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। द ड्रग्स नीड्स टू क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, द बायोलॉजिकल बैरियर, और ये बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करने के लिए हर ड्रग के पास उसकी एक लाइपोफिलिसिटी होनी चाहिए। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी एक पहला रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर कोई ड्रग उसकी लाइपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स पीकेए। ये भी आपको पता है कि हमको ड्रग को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए जहाँ पर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लाइपोफिलिक हो। ठीक है। जैसे कि एसिडिक ड्रग इन एसिडिक मीडियम वो लाइपोफिलिसिटी रहती है, तो इसी की तरह बेसिक ड्रग इन बेसिक मीडियम, इससे इसकी लाइपोफिलिसिटी मेंटेन होती है। अगर कोई ड्रग ज़्यादा लाइपोफिलिक है तो उसकी एब्जॉर्प्शन इवन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट फैक्टर्स है एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स, presence of tissue specific transporters, and lastly differences in regional blood flow। तो ये जो नीचे के 3 फैक्टर्स है ये हम जानेंगे वन बाय वन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है। तो समझिए कोई एक ड्रग है। ठीक है। ये ड्रग है, इसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। एब्जॉर्प्शन मतलब ये ब्लड के अंदर आ चुका है। ब्लड के अंदर आने के बाद होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट समझिए एक कोई ड्रग है, उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो बैरियर है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये ड्रग का साइज़ ज़्यादा है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। ये तो करेक्ट है। लेकिन ये ड्रग का साइज़ ज़्यादा है तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैसी हो गई। ठीक है। क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इज़न्ट इट। लेकिन ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया, ये अगर साइज़ बड़ा है तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये ड्रग का साइज़ छोटा था एब्जॉर्प्शन होते वक्त, और एब्जॉर्प्शन के बाद में ये ड्रग का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि इसका साइज़, इस ड्रग का साइज़ अचानक से इंक्रीज़ कैसे हो गया। तो इसका रीज़न हम जानते हैं।
ये आपका ब्लड है। आपको पता है कि ब्लड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स रहता है। और ये प्लाज्मा का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो समझे कि आपकी ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो ड्रग का नेचर है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड कर दें, ठीक है। और जो ड्रग बाइंड नहीं कर पाती है, जैसे कि ये ड्रग्स आप देख सकते हैं, ये ड्रग्स जो बाइंड नहीं कर पाते इसको हम बोलते हैं फ्री ड्रग्स या अनबॉन्ड ड्रग्स। तो ये जो फ्री ड्रग है जो प्लाज्मा प्रोटीन को बॉन्ड नहीं करती है वो आराम से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। लेकिन जो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन को बॉन्ड कर जाते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से नहीं होती, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल की जो बैरियर है इसे क्रॉस नहीं कर पाती। क्योंकि ये ड्रग जब बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से तो द साइज़ ऑफ द ड्रग इंक्रीजेस, ठीक है। ये रीज़न था कि ड्रग का साइज़ क्यों इंक्रीज़ हुआ। तो ड्रग का साइज़ क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड कर जाती है और इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन टू द मैक्सिमम ज़्यादातर जो एसिडिक ड्रग है वो बाइंड करते हैं एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन को, और जो बेसिक ड्रग है वो बाइंड कर जाते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन को। एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कंपाउंड। नो जनरलाइजेशन फॉर अ फार्माकोलॉजिकल और केमिकल क्लास कैन बी मेड, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हम लोग नहीं जज कर सकते कौन सा ड्रग कौन से प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करेगा, ठीक है। अलग अलग ड्रग का एफिनिटी है अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन को, और उसकी एफिनिटी और उसकी स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग भी अलग अलग हो जाती है। तो हम लोग एक किसी भी क्लास में उसको डिवाइड नहीं कर पाते। लेकिन टू द मैक्सिमम एसिडिक ड्रग एल्बुमिन को ही बाउंड करते हैं, और टू द मैक्सिमम बोला मैंने, ठीक है। नॉट ऑल द एसिडिक ड्रग बट टू द मैक्स ऑलमोस्ट most of the acidic drugs bind to albumin and most of the basic drugs binds to alpha 1 acid glycoproteins। नेक्स्ट समझे ये आपकी है प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो कितनी प्लाज्मा प्रोटीन आप काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमारे पास मैंने एग्जांपल में लिया है 8 प्लाज्मा प्रोटीन। अभी एक ड्रग है इसने बाइंड किया प्लाज्मा प्रोटीन को, ये दूसरा ड्रग इसने भी बाइंड किया इस प्लाज्मा प्रोटीन को, तीसरा ड्रग भी बाइंड किया प्लाज्मा प्रोटीन। तो आप देख सकते हैं कि 8 प्लाज्मा प्रोटीन थे और 8 ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड कर दिए गए प्लाज्मा प्रोटीन को। तो ऑब्वियसली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्लो हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा ड्रग डाल दिया तो इसको कहीं था नहीं, इसके पास कोई प्लाज्मा प्रोटीन रिमेनिंग नहीं है, मतलब हम बोल रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन गॉट सैचुरेटेड, मतलब अभी हमारे पास कोई ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है नहीं कि ये जो दूसरा नया ड्रग हमने डाला है कि वो बाइंड कर जाए। तो ये ड्रग है ये फ्री फॉर्म में है और ये आराम से ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट ड्रग जो भी आप डालते हैं वो फ्री फॉर्म में है और ये ड्रग सब डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी। इसका मतलब ये था कि हमने 8 + 11 मतलब 8 + 3 = 11, तो हमने 11 ड्रग मॉलिक्यूल लिए, लेकिन कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए इसमें से सिर्फ 3 ड्रग मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, इट मेक्स डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है। तो आपने जितना भी ड्रग डाला वो सबके पास ज़्यादा थी एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड कर जाने की, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लो हो गया। तो ये एक फैक्टर है प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन की एफिनिटी अगर किसी ड्रग के लिए ज़्यादा है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी लो हो जाती है। नेक्स्ट है समझिए कि ये 4 बाउंड ड्रग्स है और ये 4 फ्री ड्रग है। तो जो बाउंड ड्रग और फ्री ड्रग है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। समझिए कि जो फ्री ड्रग है ये मेटाबोलाइज होके ये एलिमिनेट हो गए, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है जो ड्रग मॉलिक्यूल जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है ये थोड़ी से रिलीज़ हो जाते हैं ताकि फिर से फ्री ड्रग और बॉन्ड ड्रग इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड कर जाती है तो इट एक्ट्स एज अ रेजरवायर, मतलब स्लोली ये ड्रग मॉलिक्यूल को रिलीज़ करती है, ठीक है, और एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक। तो जब स्लोली ये ड्रग रिलीज़ होते हैं इसका मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोलॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है ये। कुछ ड्रग जो है जो हर घंटे लेने पड़ता है, लेकिन जो ड्रग जिसकी बाइंडिंग अच्छी है प्लाज्मा प्रोटीन की तो वो घंटे घंटे लेने की ज़रूरत नहीं, वो 8 घंटे या 12 घंटे तक वो एक ड्रग काम उसका काम चल जाता है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एक्ट करता है रेजरवायर की तरह एक ड्रग की, और स्लोली ये ड्रग मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और स्लोली द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग मेंटेन होती है। नेक्स्ट है समझिए ये ड्रग है वारफरिन। वारफरिन बाइंड किया है एक
प्लाज्मा प्रोटीन को। अब वारफरिन का जो ड्रग है इसकी क्वालिटी ये है कि ये 99% ड्रग वारफरिन मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है। मतलब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वारफरिन लिया है तो इसमें से 99 मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा प्लाज्मा प्रोटीन को और सिर्फ एक मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और हमको वो एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 1% वारफरिन प्रेजेंट है हमारे ब्लड में तो उसका एक्शन थेरापेटिक लेवल पे होगा। अगर 1% की जगह 2% या 3% हमारे ब्लड में रहा तो इसका प्रोड्यूस होगा टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है ना। अगर समझिए आपने वारफरिन लिया एक और ड्रग सल्फोनामाइड्स के साथ, तो क्या होता है ये वारफरिन और सल्फोनामाइड इसकी एफिनिटी है सेम प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। तो वारफरिन क्या करेगा, ये सल्फोनामाइड क्या करके वारफरिन को ढकेल के इसको डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है। तो अब वारफरिन पूरा का पूरा फ्री हो गया है, ठीक है। अब सल्फोनामाइड बॉन्ड हो चुका है प्लाज्मा प्रोटीन को वारफरिन को ढकेल के, और वारफरिन अभी फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। मतलब नियरली 90% या तो फिर 99% अभी ये वारफरिन फ्री फॉर्म में है। तो फ्री फॉर्म मतलब ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसकी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन क्रिएट करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब अगर कोई दो ड्रग की एफिनिटी है सेम प्लाज्मा प्रोटीन के लिए तो एक ड्रग डिस्प्लेस कर जाएगा दूसरे ड्रग को, जिसके वजह से उसकी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। नेक्स्ट है, समझिए कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके ऊपर कोई पॉइजनस ड्रग है, ठीक है, और ये पॉइजनस ड्रग को हमको निकालना है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी पॉइजनस या कोई भी अनवांटेड चीज़ें जो रहती है हमारी बॉडी में वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। अब यूरिन कैसे बनता है, यूरिन बनता है किडनी, हमारी ऑर्गन किडनी है उसकी वजह से। तो कुछ लोग हैं जहाँ पर उनकी किडनीज़ फेल हो चुकी है, उनकी किडनीज वर्क नहीं होती, तो ऐसे में उनका ब्लड कैसे प्यूरीफाई करें। तो ऐसे में उनका ब्लड की प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक मशीन यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन। तो इस डायलिसिस मशीन में वो जो इंसान है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसका सारा का सारा ब्लड डाल के वो प्यूरीफाई कर देता है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो जो हमारी चाय जो हम कप में डालते हैं तो वो हमारी प्यूरीफाइड ब्लड की तरह आप बोल सकते हैं। और जो छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आप डालिए, अदरक या इलायची जो भी हो, तो वो हो जाएगी आपकी अनवांटेड मटेरियल, ठीक है ना। अभी समझो ये हम ब्लड की प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो ब्लड की प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे मैंने बोला कि इसका साइज़ बड़ा होता है तो वो भी ऊपर ही रह जाता है। जैसे कि जो छन्नी छानते हैं ना चाय पत्ती के साथ, हमारी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन भी रह जाती है। और ये हम प्लाज्मा प्रोटीन को फेंक नहीं सकते। चाय पत्ती हम छान के फेंक देते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारी ब्लड में है उसको हम नहीं फेंक सकते। तो क्या करते हैं कि ये प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो प्लाज्मा प्रोटीन हम वापस से अपने ब्लड में डाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन को जो टॉक्सिक जो पॉइजनस ड्रग जो बाउंड है वो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं। मतलब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो पॉइजन सब्सटेंस है, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ते ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि डायलिसिस इनएफिशिएंट हो गया। डायलिसिस इनएफिशिएंट क्यों हो गया, डायलिसिस करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरा ब्लड को प्यूरीफाई कर जाए, लेकिन प्योर ब्लड की प्यूरिफिकेशन नहीं हो रही है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो प्लाज्मा प्रोटीन को बॉन्ड है वो वैसे के वैसे ही है। तो इसका मतलब है प्लाज्मा प्रोटीन का एक प्रॉब्लम है कि इससे डायलिसिस इनएफिशिएंट होती है। तो प्लाज्मा प्रोटीन का एक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं तो हम वो याद कर सकते हैं 4D से। जो पहला डी है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन लो, सेकेंड डी है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग्ड, तीसरा डी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डी है डायलिसिस इनएफिशिएंट, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेशन में ये 4 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरियर्स के बारे में। तो सबसे पहला बैरियर है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर, सॉरी हाँ, तो उसके लिए हम पहले बात करते हैं कि कोई दूसरी बैरियर के लिए तो और उसके हम कंपैरिजन करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर से। तो समझिए कि आपकी लीवर है और ये आपकी ब्लड वेसल है। तो अगर हम ये इतना सा पार्ट अगर हम जूम अप करें तो हमको दिखेगा कुछ इस तरीके के। जो ब्लड साइड है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप है। तो जो भी ड्रग आपके ब्लड वेसल में होगा वो इस गैप के थ्रू आराम से आपके लीवर में या किसी और पेरिफेरल ऑर्गन में एंटर कर जाता है। लेकिन आप कंपेयर करें आपकी ब्रेन से,
तो ब्रेन में क्या होता है, जो ब्लड साइड में है वहाँ पे जो एंडोथेलियल लेयर, जो ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो काफ़ी क्लोजली अरेंज है, मतलब यहाँ पे आपको कोई गैप जंक्शन नहीं मिलेगा। प्लस जो ब्रेन साइड है यहाँ पर आपके पास रहेंगे एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ये जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में अगर कोई ड्रग है ब्लड वेसल में तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी पुअर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस है। ब्लड साइड में से भी ऑब्स्ट्रक्शन है और ब्रेन के साइड में भी ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा लीवर का, तो देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल है, जो एंडोथेलियम जो सेल्स है, वो उसके सेल्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप था। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, यहाँ पर जो एंडोथेलियल जो सेल है वो काफ़ी चिपकी हुई है, बिना गैप की चिपकी हुई है वो। प्लस जो ब्रेन के साइड में जो पार्ट है जिसको हम एस्ट्रोसाइट्स बोलते हैं, वो एस्ट्रोसाइट्स के फूड प्रोसेस भी काफ़ी एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जो ड्रग जो है वो आसानी से ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ पर है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर बना है दो चीज़ों से, ब्लड के साइड से और ब्रेन के साइड से। ब्लड के साइड से है हमारी चिपकी हुई एंडोथेलियल सेल्स, और ब्रेन के साइड में हमारे फूड प्रोसेस जो चिपके हुए हैं एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स की जो फूड प्रोसेस है वो एक तरफ लगे हुए हैं, तो ये दोनों से बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कोई भी ड्रग जो ब्रेन के अंदर एक्ट करना चाहिए, जैसे कि जो ड्रग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल ड्रग्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, मूड स्विंगर्स। तो ये जो भी ड्रग्स हैं जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस करते हैं एक्शन, तो ऐसे ड्रग की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि ये काफ़ी लाइपोफिलिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर ड्रग बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक है तो ही ये आराम से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। नेक्स्ट एक दूसरी चीज़ जिससे ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर ड्रग क्रॉस करना है, तो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होना चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टर होना चाहिए जो कि ड्रग को ट्रांसपोर्ट कर जाए ब्लड ब्रेन बैरियर के अक्रॉस जाकर ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो कोई ड्रग अगर इसको ब्रेन में एक्ट करना है, कोई एक्शन प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब वो ड्रग को बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक होना चाहिए। तो ये है हमारी पहली बैरियर। प्लस हमारे ब्रेन में कुछ एरियाज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। इस एरिया में जब ब्लड ब्रेन बैरियर वो थोड़ी सी टूटी हुई है, तो यहाँ पर ड्रग आराम से जाके एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट दूसरा बैरियर है हमारा ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। तो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर बोलना ही इसकी गलती है, क्योंकि ये कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पर आराम से जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो भी ड्रग लेती है वो आराम से प्लेसेंटा के अंदर चला जाता है। तो ये बोल सकती है ये बैरियर कुछ खास अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ही अच्छी बैरियर होती है, और जो ड्रग जो है वो आराम से ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर है ये कुछ खास नहीं होती, क्योंकि जो माँ जो भी ड्रग ले ले वो सारे के सारे ड्रग्स, चाहे वो पॉइजनस हो या हेल्दी ड्रग्स हो, वो सारे के सारे ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं। तो बेसिकली जो लाइपोफिलिक ड्रग है ये तो आराम से एंटर कर जाते हैं प्लेसेंटा में। लेकिन यहाँ पर हम आपकी पी ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा में। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन का काम तो आपको पता ही है, ये जो भी ड्रग है प्लेसेंटल सर्कुलेशन में प्रेजेंट है वो उसको थ्रू आउट कर देगा मैटरनल सर्कुलेशन में। प्लस अगर आपको कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग आपने कंज्यूम किया, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है ऑब्वियसली ये तो नहीं क्रॉस कर जाएगा ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को। लेकिन अगर समझो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ये हाइड्रोफिलिक ड्रग प्रेजेंट है, या काफ़ी टाइम से ये हाइड्रोफिलिक ड्रग यहाँ पर प्रेजेंट है, तो चांसेस है कि ये अंदर जाके मूव हो जाए प्लेसेंटल सर्कुलेशन में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बोल सकते हैं कि ब्लड प्लेसेंटल बैरियर कुछ खास बैरियर है नहीं। तो इसलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी मतलब प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई भी मेडिसिन कंज्यूम कर जाए, तो करने के बाद ऑब्वियसली ये प्लेसेंटल सर्कुलेशन में वो ड्रग चला जाता है, और जाने के बाद जो बेबी जो डिलीवर होता है तो उसमें कुछ तरीके की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो चाहे फिज़िकल प्रॉब्लम हो या मेंटल अबनॉर्मेलिटी हो या मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटी। तो जो बेबी जो बॉर्न होता है वो कुछ अबनॉर्मेलिटी के साथ बॉर्न होता है। तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है टेराटोजेनिसिटी का थैलिडोमाइड। तो थैलिडोमाइड एक मेडिसिन का नाम है जो यूज़ करते हैं मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। मॉर्निंग सिकनेस मतलब
जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको सुबह में चक्कर और उल्टी होती है, तो वो ट्रीट करने के लिए हम थैलिडोमाइड दे देते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में थैलिडोमाइड देने की वजह से क्या हुआ कि जो बेबी बॉर्न हुए उनके अंदर एक अबनॉर्मलिटी थी, उसका नाम है फोकोमेलिया, जिसको सील लिम्स भी बोलते हैं। सील लिम्स क्यों बोलते हैं कि ये देखिए, ये है आपका एनिमल सील, और इसके लिम्स देख सकते हैं कितने छोटे छोटे, इसके हाथ और पैर कितने छोटे छोटे हैं। तो फोकोमेलिया लेने की वजह से जो बेबी बॉर्न हुआ है उसके भी जो हाथ और पैर है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो इसको हम लोग फोकोमेलिया भी बोलते हैं या तो फिर सील लिम्स भी बोलते हैं। तो ये होता है थैलिडोमाइड की वजह से। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, प्रेगनेंसी में जो थैलिडोमाइड ले रही थी, उनकी जो बेबीज़ जो बॉर्न हुए हैं उनको फोकोमेलिया हुआ था। फोकोमेलिया मतलब सील लिम्स, उनकी जो लिम्स है वो सील एनिमल की तरह दिखाई दे रहे थे। तो ये है आपका एग्जाम्पल टेराटोजेनिसिटी का, और ये था हमारे बैरियर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्जॉर्प्शन मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग विल बी मूविंग टू द ब्लड सर्कुलेशन। ये है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है किसी भी ऑर्गन के पास। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, ब्रेन, हार्ट, किडनी। ये जो ऑर्गन है ये हाईली वास्कुलर ऑर्गन है। हाईली वास्कुलर मतलब यहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत अच्छा है। प्लस ये ऑर्गन जो मैंने नीचे लिखा है, फैट एंड मसल्स, ये लेस वैस्कुलर ऑर्गन है। लेस वैस्कुलर मतलब यहाँ पर ब्लड फ्लो काफ़ी कम होती है। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद तुरंत ही ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये पहले मूव ऑन करेगा हाईली वैस्कुलर ऑर्गन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो हाईली वैस्कुलर ऑर्गन के पास जो ड्रग मूव ऑन किया है, इसके बाद ये मूव ऑन करेगा लेस वैस्कुलर ऑर्गन की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पर ड्रग मूव ऑन करेगा फ्रॉम हाईली वैस्कुलर ऑर्गन टू लेस वैस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाईली वैस्कुलर ऑर्गन टू लेस वैस्कुलर ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इज इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो भी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग बहुत ही ज़्यादा लाइपोफिलिक फॉर्म में हो तो उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी फास्ट होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, थायोपेंटोन सोडियम। तो थायोपेंटोन सोडियम क्या है, ये एक CNS डिप्रेसेंट। आप बोल सकते हैं कि ये है एक स्लीपिंग पिल। ये थायोपेंटोन सोडियम खाने की वजह से हमें नींद आती है। अब ये खाने की वजह से हमें नींद आती है, मतलब ये कौन से ऑर्गन पे एक्ट करता होगा? ऑब्वियसली ब्रेन में। अगर इसको ब्रेन में एक्ट करना रहेगा तो इसको ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करनी होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो थायोपेंटोन सोडियम है ये काफ़ी लाइपोफिलिक ड्रग है, ठीक है। तो लाइपोफिलिक फॉर ड्रग मतलब अगर कोई भी ड्रग की लाइपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है मतलब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने सपोज थायोपेंटोन सोडियम खा लिया और इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद इसकी होगी पहले डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ब्रेन में जाएगा, और क्योंकि इसकी लाइपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा है तो सीधा ये लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन, इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो जो थायोपेंटोन सोडियम हम खाते हैं तो इसकी हाफ लाइफ है 5 to 6 आवर्स, मतलब 5 से 6 घंटे तक ये हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ही रहती है। लेकिन इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है सिर्फ 30 मिनट्स to 1 आवर। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, और इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी फास्ट हो गई है क्योंकि ये ड्रग काफ़ी लाइपोफिलिक फॉर्म है। तो नो डाउट ये ड्रग हमारी बॉडी में ही रहेगा, लेकिन ये कोई दूसरी ऑर्गन में बैठा रहेगा, ये ब्रेन में नहीं बैठा रहेगा। तो इसलिए इसके बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हाईली वैस्कुलर ऑर्गन टू लेस वैस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको एब्रीवेट करते हैं VD, कैपिटल V स्मॉल d। तो VD इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके वजह से आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। समझे, एक वेज़ल है और इसके अंदर हमने लिया 5 लीटर ऑफ वाटर, और इसमें अंदर हमने डाला 100 ग्राम्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, और ये जो वाटर हमने लिया ये काफ़ी प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर है। तो इसके हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास तो फॉर्मूला है VD इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है? ये है 100 ग्राम्स, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा।
अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और एक फॉर्मूला है पीसी, दैट इज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो पहले हम इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट है 100 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया हमने 5 लीटर। तो इसकी पी सी इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20 mg पर लीटर। तो ये है इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो वी डी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी डी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज 100 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा दैट इज 20 इज इक्वल्स टू 5 लीटर्स। तो ये इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 5 लीटर्स। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे एक और चीज़ से, ये और एक वेजल है, इसमें हमने फिर से 500 लीटर ऑफ वाटर डाला है, लेकिन ये जो वाटर है ये प्यूरीफाइड वाटर नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा गंदगी है, और इसमें हमने डाला है 100 ग्राम्स ऑफ ड्रग। अब ये जो एंजाइम्स, जो ये गंदगी, जो कीटाणु हैं, ये समझे कि 50% ऑफ ड्रग को खा लेते हैं, तो इसलिए इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। समझिए 50% को खा लिया, 100 ग्राम था, उसका 50% हो गया 50 ग्राम्स। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 50, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 10 mg पर लीटर। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो गई इसकी कम। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज 100 डिवाइड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 10 लीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेकेंड एग्जाम्पल में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है 10 लीटर। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे और एक वेजल से, जहाँ पर हमने फिर से 5 लीटर पानी लिया है, लेकिन ये पानी में बहुत हद से ज़्यादा जर्म्स, बहुत ज़्यादा कीटाणु है, और इसके अंदर भी हमने 100 ग्राम ऑफ ड्रग डाला है। अब इसके अंदर कीटाणु बहुत ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि 90% ऑफ ड्रग को ये कीटाणु खा लेते हैं, तो बचा कितना, सिर्फ 10%। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इसकी फिर से कम हो जाएगी। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10, अमाउंट ऑफ ड्रग 10 ही बचे हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम 5 इज इक्वल्स टू 2 mg पर लीटर। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 100, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग 100 डिवाइड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज 2 इक्वल्स टू 50 लीटर। तो आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो पहले एग्जाम्पल में क्या था, पहले एग्जाम्पल में जो आपकी वाटर है काफ़ी प्यूरीफाइड थी, जिसके लिए आपकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर काफ़ी कम थी। लेकिन जो थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा ड्रग को कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे आपने क्या समझा है, तो आप समझिए कि ये जो आपने वेजल लिया है, तो वेजल और कुछ नहीं, ये आपकी बॉडी है। जो आपने 5 लीटर ऑफ वाटर लिया है वो और कुछ नहीं, आपकी 5 लीटर ऑफ ब्लड है। और ड्रग, तो ड्रग मॉलिक्यूल आपने 100 ग्राम ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल कंज्यूम किए हैं। और ये जो कीटाणु है, ये कीटाणु कुछ और नहीं, ये आपके हैं बॉडी के ऑर्गन, जैसे कि लीवर, किडनी, ब्रेन, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। तो ये सारे जो कीटाणु है ये आपके ऑर्गन्स हैं। तो समझे कि अगर कोई भी ऑर्गन आपके जो ड्रग को कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी ड्रग की अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रग कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी ड्रग की अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जर्म्स नहीं थे, मतलब कोई ड्रग जो अगर कोई ड्रग है जिसे आपकी कोई बॉडी ऑर्गन कंज्यूम नहीं कर रही है, तो वो ड्रग आपके ब्लड में ही रहेगा। तो ब्लड में रहने की वजह से उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर मतलब काफ़ी कम है, ठीक है। अगर किसी भी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है ब्लड में। अगर किसी भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपका थर्ड एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये है कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल वो है वो कंज्यूम कर रहा है कोई दूसरा ऑर्गन, तो इसके लिए इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी ड्रग का अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका डोज हमको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एनी ड्रग दैट हैज़ मोर वीडी इज इक्वल्स टू लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरोक्विन का। क्लोरोक्विन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कितना है, 1300 लीटर्स, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्लोरोक्विन किसके लिए यूज़ करता है, यह एक एंटी मलेरियल ड्रग, ये मलेरिया का ट्रीटमेंट करता है। और ये कैसा, क्लोरोक्विन कैसा मलेरिया का ट्रीटमेंट करता है, ये किल करता है प्लाज्मोडियम को। तो प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया बनता है, तो प्लाज्मोडियम को किल करता है क्लोरोक्विन। और प्लाज्मोडियम कहाँ बैठा रहता है, प्लाज्मोडियम बैठा रहता है आपकी आरबीसीज में। तो बेसिकली हमको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए कि क्लोरोक्विन 100 ग्राम्स
अब ग्राम के बजाय मैं मॉलिक्यूल बोलती हूँ कि हमको चाहिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन जो आरबीसी के ऊपर बैठे हुए प्लाज्मोडियम को किल कर रहे हैं। ठीक है, ये है रिक्वायरमेंट मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए। तो देखते क्या होता है। समझे कि ये आपकी ब्लड है, ये आपकी लीवर है। आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन लिया है, लेकिन सारा का सारा 100 मॉलिक्यूल जा रहा है लीवर में। समझे, आपने 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन लिया क्या सोच के कि ठीक है 100 तो लीवर खा रहा है और 100 जाके आरबीसी के ऊपर प्लाज्मोडियम पे बैठे हुए, मतलब आरबीसी के ऊपर बैठा हुआ प्लाज्मोडियम को जाके किल कर दे। लेकिन ये सारा का सारा 200 मॉलिक्यूल्स भी लीवर खा रहा है। फिर हमने डाला 300 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोक्विन, सारा का सारा 300 मॉलिक्यूल भी लीवर ही खा रहा है। फिर थक कर मैंने डाला 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन। जो 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन डाला है उसमें से 900 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम किया है लीवर ने और सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स बचा हुआ है। और वही 100 मॉलिक्यूल हमको चाहिए और वो 100 मॉलिक्यूल जाकर आरबीसी के ऊपर बैठे हुए प्लाज्मोडियम को किल करता है और मलेरिया का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लीवर बहुत ज़्यादा क्लोरोक्विन को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन देखिए एक डोज से तो मलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसको कंटिन्यूस नियरली 1 से 2 हफ्ते तक हमको ये क्लोरोक्विन लेना चाहिए, इज़न्ट इट। और जो हर बार हम लेंगे तो हर बार ये लीवर कंज्यूम नहीं करेगा। एक बार ये 900 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन ये लीवर कंज्यूम करने के बाद इसका मुंह बंद हो जाएगा, इसके बाद ये और ज़्यादा क्लोरोक्विन कंज्यूम नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं कि जो पहला डोज क्लोरोक्विन का जो देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डोज देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि लोडिंग डोज। लोडिंग डोज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो हमारा टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना था 100 मॉलिक्यूल्स, लेकिन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है 900। तो 900 प्लस 100 तो 1000 मॉलिक्यूल हमको इनिशियल जो पहला डोज जो है वो हमको 1000 मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, क्योंकि 900 उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और जो 100 मॉलिक्यूल जो बचा है वो है हमारी टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। और हर बार हमको ये टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देना चाहिए। समझिए कि एक 6 घंटे बाद ये जो क्लोरोक्विन है ये इसका क्लियरेंस हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाए। समझिए कि 6 घंटे बाद 50% ऑफ द ड्रग एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन हमको मेंटेन करना है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग। तो 6 घंटे बाद अगर 50% एलिमिनेट हो गई तो 6 घंटे बाद हमको फिर से 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोक्विन देना चाहिए। अब 6 घंटे बाद अगर हम देंगे तो अब ये लीवर नहीं लेगी, क्योंकि अब इसका बंद हो गया है मुंह। तो इसके बाद जो हम लोग जो ड्रग देते हैं इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज, और ये बेसिकली डिपेंड करती है क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। अगर 6 घंटे बाद 50% ड्रग क्लियर आउट होती है तो 6 घंटे बाद फिर 50% ऑफ ड्रग हमको कंज्यूम करना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। तो मेंटेनेंस डोज इज इक्वल्स टू क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मेंटेनेंस डोज के लिए हम लोग क्लियरेंस देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इसका कोई रोल नहीं है मेंटेनेंस डोज में। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली रोल है लोडिंग डोज के ऊपर। जो इनिशियल डोज जो हम लेते हैं तो वो अगर कोई दूसरा ऑर्गन उसे कंज्यूम करता है तो इसलिए हमको उसका ज़्यादा डोज देना रहता है, तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाई वीडी इंडिकेटेड हाई लाइपोफिलिसिटी और मेनी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर अ ड्रग। ठीक है, कोई भी ड्रग है जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी वीडी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो ड्रग बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक है, या तो फिर वो ड्रग के लिए बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स है, या तो फिर वो ड्रग बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स कंज्यूम कर रही है। In overdose, the drug has low VD are easily removed by hemodialysis, but drugs having high VD are less available for dialysis because they get distributed in total body fluid। ठीक है, अगर आपने किसी भी ड्रग का ओवरडोज ले लिया और समझिए वो ड्रग की VD बहुत ही कम है, बहुत ही कम है मतलब वो ड्रग ब्लड में ही है, वो ड्रग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया, तो आराम से वो जो हायर डोज ऑफ ड्रग आपने लिया है तो हीमोडायलिसिस से आराम से वो ड्रग निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी ड्रग जिसकी वीडी जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे ड्रग की अगर आपने ओवरडोज ले ली तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाई वीडी मतलब वो ड्रग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द लोडिंग डोज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मेन यूजफुलनेस क्या है कि हम इससे लोडिंग डोज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू।